हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू विच वाज अनाउंस्ड बाय आरबीआई ऑन 6 अगस्त 2020। और आज के लेक्चर में आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा सीपीआई के बारे में, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके अलावा आप लोगों को सीखने को मिलेगा रिवर्स रेपो, रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। लेक्चर के स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज आवर इंस्टाग्राम हैंडल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट रिव्यू मई में आया था बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी का, ये वाला रिव्यू अगस्त में आया है। एक्सपेक्टेशंस बहुत थी इस वाले रिव्यू से, लेकिन बहुत ज्यादा इस रिव्यू में कुछ देखने को मिला नहीं है। हाँ, कुछ मेजर्स जरूर लिए गए हैं, जैसे आरबीआई ने डिसाइड करा है लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लाई जाएगी जो स्ट्रेस्ड बोरोअर्स हैं उनको बेल आउट करने के लिए। दूसरा, इट वाज एक्सपेक्टेड कि आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट्स में कुछ चेंज ला सकती है, लेकिन आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं लाया है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो हाई है। वो आरबीआई के सेट टारगेट को क्रॉस कर गया है। आरबीआई का जो सेट टारगेट था 2 to 6% के बीच में रखने का इन्फ्लेशन रेट को, वो क्रॉस करके 6.02% पर पहुंच गया है। और तीसरी जो सबसे मेजर चीज है वो ये कि आरबीआई के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हो सकता है कि रियल जीडीपी ग्रोथ 2020-21 के लिए नेगेटिव रहे। और नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब होता है रिसेशन। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब होता है रिसेशन। इसका मतलब हो सकता है कि 2020-21 हमारी इकोनॉमी रिसेशन में हो। अभी तक ग्रोथ रिसेशन था, अब हो सकता है प्रॉपर रिसेशन आ जाए। तो मेजर जो तीन चीजें इस रिव्यू पॉलिसी में हैं, जो इस रिव्यू में है बाय मंथली में, वो यही है कि इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन हाई है। उसके अलावा मोरेटोरियम एंड हो जाएगा अगस्त 31 को, इसलिए आरबीआई लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के ऊपर काम कर रही है टू बेल आउट स्ट्रेस्ड बोरोवर्स। यहाँ पे दो टर्म समझिए, एक तो मोरेटोरियम। मोरेटोरियम वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में आपको अपने जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे नहीं करने होते, जो लोन इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे नहीं करने होते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक कि आप अगर चाहें तो अप्रैल से और अगस्त 31 तक के अपने इंस्टॉलमेंट्स को पे ना करें। एग्जम्पशन था, उसके ऊपर कोई फर्दर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करा जाएगा। और स्ट्रेस्ड बोरोवर्स कौन से होते हैं? स्ट्रेस्ड बोरोवर्स वो बोरोवर्स होते हैं विच आर अनेबल और फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीपे दी लोन। तो ऐसे बोरोवर्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस्ड बोरोवर्स बोलते हैं। और तीसरा मैंने आपको बता दिया था कि रियल जीडीपी ग्रोथ हो सकता है 2020-21 के लिए नेगेटिव। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स में चेंज क्यों नहीं करा गया है? देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आरबीआई फरवरी 2019 से और अब तक 250 बीपीएस यानी बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन कर चुका है इंटरेस्ट रेट्स में, यानी रिवर्स रेपो रेट में। 250 बीपीएस का मतलब हो गया 2.5%, क्योंकि 100 बीपीएस पर 1% बनता है। तो 250 का मतलब कितना हुआ? 2.5% का। और जो लास्ट रिव्यू हुआ था मई में, उसमें भी 40 बीपीएस का रिडक्शन हुआ था। लेकिन इस बार रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को कांस्टेंट रखा गया है 4% और 3.5% पर ही। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है द रेट एट विच बैंक्स बोरोज फ्रॉम आरबीआई, यानी वो रेट, वो दर जिस पर बैंक पैसा उधार लेते हैं आरबीआई से। और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिस रेट के ऊपर बैंक अपना पैसा जमा करके रखते हैं आरबीआई के पास और बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि रेपो और रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं। दूसरी चीज, आरबीआई का टारगेट था जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 2 से 6% के बीच में रखने का, लेकिन वो ब्रेक करके 6.09% हो गया है। इन्फ्लेशन को आप कैसे नापते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है? तो यहाँ पर देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ मेजर दैट एग्जामाइन्स द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ कंज्यूमर goods and services such as transportation, food and medical care. It is calculated by taking price changes for each item in the predetermined basket of goods. देखिए मतलब क्या है इसका, यहाँ पर समझिए इसको। बास्केट ऑफ गुड्स में मैं अज्यूम कर लेता हूँ तीन चीजें हैं मेरे पास, बिस्किट, व्हीट एंड लेट्स से फ्यूल। इसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो सपोज करते हैं बिस्किट की कॉस्ट 10 रुपए थी, व्हीट की कॉस्ट 50 रुपए थी और इसकी कॉस्ट 80 रुपए थी। तो 80 और 50 130 और 10 140 हो गई टोटल इस बास्केट की कॉस्ट। उसके बाद ये सपोज कर लेते हैं हम 2019 की हम बात कर रहे थे, 2020 में बिस्किट की कॉस्ट
12 रुपए हो गई, वीट की कॉस्ट 55 रुपए हो गई और पेट्रोलियम की कॉस्ट लेट से 85 रुपीज हो गई। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 85। और पहले कितना था, पहले 140 था, अब इंक्रीज कितने का हुआ है 12 का, यानी 152 हो गया इसका टोटल कॉस्ट। तो जो ये चेंज है इनके वेटेड एवरेज का जो चेंज होता है वही आपका क्या होता है कस्टमर प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। इसी से आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई दर होती है आपकी। तो आरबीआई ने कोई चेंज नहीं करा है इंटरेस्ट रेट्स में, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो क्रॉस कर गया है आरबीआई के सेट टारगेट को। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और कैसे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स आपस में काम करते हैं। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए क्या है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी में यानी एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में लोगों की जो कमाई है, जो इनकम है, वो भी तेजी से बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी ऑफ गुड्स होती है मार्केट के अंदर उसको ज्यादा पैसा चेज करता है, यानी लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है उस सामान को खरीदने के लिए, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है गुड्स के प्राइस राइज कर जाते हैं, गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि गुड्स तो लिमिटेड ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, सप्लाई लिमिटेड है, उसको खरीदने के लिए डिमांड ज्यादा है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस हाई हो जाएंगे। लिमिटेड सप्लाई पर अगर डिमांड ज्यादा है तो मार्केट इक्विलिब्रियम बनाने के लिए प्राइस हाई हो जाते हैं। इसी प्राइस की वजह से ये जो प्राइसेस हाई होते हैं, राइज होते हैं, इसे ही बोला जाता है इन्फ्लेशन। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन्फ्लेशन जो है वो मेजर ऑफ ग्रोथ होता है, कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्रक्स क्या है कि ग्रोथ भी आपकी हॉल्टेड है, ग्रोथ भी आपकी नेगेटिव में जा रही है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ये इन्फ्लेशन किस वजह से है, इसके कारण है ये कि प्रेजेंटली जो इन्फ्लेशन है वो ग्रोथ की वजह से इन्फ्लेशन नहीं है, वो लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन नहीं है। वो इन्फ्लेशन किसकी वजह से है, जो ईस्टर्न इंडिया में रिसेंटली फ्लड्स आए हैं उसकी वजह से। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से जो सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आए हैं, जो सप्लाई चेन इंपैक्ट हुआ है उसकी वजह से, और पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्सेस बढ़े हैं उससे, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो चार्जेस बढ़े हैं उसकी वजह से है, और दूसरा जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं, एक तो वो, और दूसरा लोगों ने गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज कंसीडरिंग इट एज अ सेफ हेवन। तो गोल्ड की डिमांड भी बढ़ी है और रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ओवरऑल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया है। तो यहां पर समझने की चीज ये है कि एक तरफ तो ग्रोथ हुई नहीं, ग्रोथ नेगेटिव में रही, ग्रोथ नेगेटिव में रही जिसकी वजह से इनकम कम रही, लेकिन महंगाई बढ़ गई, सामान महंगा हो गया। तो सेम इनकम है लेकिन सामान लोगों को महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं करा है। अब ये इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, जब ग्रोथ हाई होती है, लोगों के पास ज्यादा इनकम होती है, तो वो खर्चा ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई नजेस अप इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है। तो लोगों को अब इन्वेस्ट करने में ज्यादा फायदा है। इससे क्या होगा कि लोग अब इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा, क्योंकि इन्वेस्ट करने पर उन्हें अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा और वो खर्चा करना कम कर देंगे। तो ये एक तरीका होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। लेकिन इस बार आरबीआई ऐसा नहीं कर सकता था। इस बार आरबीआई क्यों ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है वो ग्रोथ की वजह से और हाई इनकम की वजह से इंक्रीज नहीं हुआ है, वो अदर फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज हुआ है, जो कि बिल्कुल ही एक नई किस्म की और एक और सिचुएशन है आरबीआई के लिए। और वो और सिचुएशन क्या है, जहां पर ग्रोथ लो है और इन्फ्लेशन हाई है। सेकंड चीज क्या होती है, जब लोगों की इनकम कम होती है, जब ग्रोथ लो होती है और इनकम कम हो जाती है, तो उस टाइम पर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को घटा देता है। इंटरेस्ट रेट्स को घटाने से क्या होगा कि लोग अब सेव कम करेंगे और खर्चा ज्यादा करेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर से आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, जब ग्रोथ लो होती है और इनकम लेस होती है, तो उस सिचुएशन में डिफ्लेशन आ जाता है। डिफ्लेशन मतलब वस्तुओं की कीमत घट जाएगी, क्योंकि उन्हें कोई खरीदना नहीं चाह रहा होगा। तो मार्केट को मोटिवेट करने के लिए, ताकि लोग खरीदें, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स घटा देगा। इंटरेस्ट रेट घटा देगा तो होगा क्या, सेविंग में पैसा रखने पर ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। तो जब सेविंग में पैसा रखने का कोई फायदा नहीं है, तो लोग उस पैसे को निकाल कर खरीदने की कोशिश करेंगे, उस पैसे को खर्च करने की कोशिश करेंगे, और मार्केट में हो सकता है बूम आ जाए। तो ये होता है इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन के बीच का रिलेशन। प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और नोट करके रखिएगा।
सेकंड चीज, लोन रिकास्ट स्कीम क्या है? एक चीज मैं बता देता हूं, अभी स्कीम आरबीआई ने अनाउंस नहीं करी है, स्कीम 31 अगस्त के बाद अनाउंस होगी। लेकिन आरबीआई ने बैंक्स को ये कहा है कि वो इसको बनाना शुरू कर दें, इसको ड्राफ्ट करना शुरू कर दें। आरबीआई रिकास्ट स्कीम लेकर क्यों आ रहा है? वो इसलिए लेकर आ रहा है क्योंकि डर ये है कि बाय द एंड ऑफ मार्च 2021 जो एनपीए है वो 14.7% ऑफ द टोटल लोन्स इंक्रीज हो सकता है, 14.77% से एनपीए बढ़ सकता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। अगर इसे आसान भाषा में मैं कहूं तो नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब वो होता है ऐसे लोन जिनका रीपेमेंट बंद हो जाता है, जिनके इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का रीपेमेंट बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है? आपने एक लोन लिया 15 लाख रुपए का और आप आफ्टर 6 मंथ उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसके इंस्टॉलमेंट्स नहीं भर पा रहे हैं, तो वो लोन बैंक के लिए क्या बन गया? नॉन परफॉर्मिंग असेट बन गया, यानी अब उससे कोई कमाई नहीं हो रही है। बैंक की कमाई कैसे होती है? इंटरेस्ट से होती है। तो मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं इसके लिए? केवल अब इस रिकास्ट स्कीम से बेनिफिट किसको मिलेगा? केवल उन्हीं कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। देखिए यहाँ पे, दोज कंपनीज एंड इंडिविजुअल हुज लोन्स अकाउंट्स आर इन डिफॉल्ट फॉर नॉट मोर देन 30 डेज एज ऑन मार्च 1 2020। केवल ऐसे ही लोगों को बेनिफिट मिलेगा जिनके लोन का जो डिफॉल्ट था वो मार्च 1 2020 तक 30 दिनों से कम था, यानी उन्होंने 30 दिन से ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं करा था। उनके जो लोन रीपेमेंट जो इंस्टॉलमेंट्स थे वो 30 दिन से ज्यादा के लिए कभी मिस नहीं हुए थे। केवल उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा। बैंक 31 दिसंबर तक रेजोल्यूशन प्लान इन्वोक कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वक्त होगा जून 30 2021 तक का। ये किसके लिए है? कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए ये है कि कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए प्लान जो है वो बैंक इन्वोक कर सकते हैं दिसंबर 31 तक, और इंप्लीमेंट उसे करने का टाइम होगा जून 30 2021 तक। ये बेसिकली किन को रिलीफ दिया जा रहा है? ये उन कंपनीज को रिलीफ देने की कोशिश है जिनका लोन रीपेमेंट इफेक्ट हुआ पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से उनके रेवेन्यूज रुक गए, जिसकी वजह से वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो ये बेसिकली उन कंपनीज को बेनिफिट देने का, उन कंपनीज को थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश है ये लोन रिकास्ट स्कीम, ना कि हर तरह के बोरोवर्स को रिलीफ देने की कोशिश है। तो पहले जो हमने बात करी थी वो थी कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए। जो पर्सनल बोरोवर्स हैं उनके लिए एक सेपरेट फ्रेमवर्क होगा। उनके लिए भी सेम कंडीशन है कि जो डिफॉल्ट है वो 30 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए एज पर मार्च 1 2020। और दूसरी चीज सेम 31 दिसंबर 2020 तक रेजोल्यूशन इन्वोक करना होगा और इंप्लीमेंट करने के लिए उसे 90 दिन होंगे। पहले वाले केस में कितने थे? 6 महीने मिल रहे थे, क्योंकि जून 30 2021 तक कर सकते थे, इसमें केवल 90 दिन यानी 3 महीने मिलेंगे। दूसरा क्या है? किसी थर्ड पार्टी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी, यानी किसी थर्ड पार्टी से ये वैलिडेट कराने की जरूरत नहीं होगी कि आप वाकई लोन ना भरने के लिए अक्षम थे, आप लोन भरने के कैपेबल नहीं थे, इसकी कोई जरूरत नहीं होने वाली है। दूसरा क्या है? रेजोल्यूशन प्लान्स में इंक्लूड रीस्केड्यूलिंग ऑफ पेमेंट को रीस्केड्यूल कर दिया जाएगा नए तरीके से। उसके बाद इंटरेस्ट जो भी अक्रूड करे गए हैं या अक्रूड होने वाले हैं उनको किसी अदर तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह के बेनिफिट्स पर्सनल लोन पर मिल सकते हैं लोगों को। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के सारे अपडेट्स मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।